कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर दूसरा है हमारा, और विद्युत रसायन चैप्टर नंबर हमारा 3 है और मिशन हमारा यूपी बोर्ड 2024। तो आज हम आपको अच्छे से इसको समझाएंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से इसको समझें, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको नोट करें। और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आएगा और लास्ट तक हमारी वीडियो बने रहें ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। जो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, और अच्छे से इसको समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से नीचे है किंतु ये वायु और जल में स्थायी है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो पहले आप इसको पढ़ें फिर उसको हम आपको समझाते हैं। ये हमारा है, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक है, तथापि ये वायु और जल में स्थायी है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुओं की रासायनिक सक्रियता होती है, हमारी जो केमिकल एक्टिविटी होती है, जब वो नीचे जाती है तो हमेशा घटने लगती है। ठीक है, तो इसी कारण हमारा क्या है, जो एल्यूमिनियम है जो हमारी धातु, और ये हमारा के है और ये हमारा बी है, आदि धातुओं की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है। ठीक है, यही है हमारा प्रश्न। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन को रंगीन बोतलों में भरकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से भरकर क्यों रखते हैं। हमारा ये है, जो सिल्वर नाइट्रेट विलयन, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और ये उसका टेम्परेचर की उपस्थिति में ये क्या होता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है, उससे बचाने के लिए जो सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, रंगीन बोतलों में भर के रखते हैं। ठीक है, और ये इसका हमारा केमिकल रिएक्शन है। ये हमारा जब सिल्वर नाइट्रेट है, जब ये अपघटित होता है तो क्या क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो हमारा सिल्वर इसमें से अलग होता है और हमारा NO2 निकलता है, हमारा ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, इसको अपघटन से बचाने के लिए इसको रंगीन बोतलों में भरकर रखते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न ये है, जलीय विलयन में, ठीक है, ये हमारा HgCl2 एवं SnCl2 दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये परस्पर अपक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे इस अपक्रिया को रोकने के लिए इसको एक साथ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये है HgCl2 और SnCl2। ठीक है, जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, Hg2 और हमारा बनता है Cl2। ठीक है, और हमारा क्या बन जाता है, SnCl4। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ ये हमारा है Hg2। ठीक है, जब हमारा Hg1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है, तो हमारे ये हो गया, Cl4 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा Cl4 हो गया। ठीक है, ये हमारा बैलेंस है। तो यही है हमारा, क्योंकि ये परस्पर अभिक्रिया कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये है, क्या Fe, ठीक है, ये हमारा +3 द्वारा ये हमारा है Br- का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में हो सकता है क्या। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। हाँ, तो हमारा ये दिया है, ये इसमें हमारा है, ये हमारा E0। ठीक है, E0 में हमारा Fe3 है और हमारा इसके बटे में क्या है, Fe+2 है। ठीक है, तो हमारा इसका जो वैल्यू दे रखा है, हमारा ये आता है 0.771। ठीक है, बी। ठीक है, और हमारा E0 इसका Br का दे रखा है Br2/Vr। ठीक है, तो हमारा इसका वैल्यू कितना है, -0.09। ठीक है, ये हमारा बी है और ये हमारा इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनके आयनों के मध्य क्या होता है, निम्न अभिक्रिया द्वारा एक सेल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण इनका संभव नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये है इसका रिएक्शन। तो हमारा रिएक्शन ये है, हमारा ये हमारा Br है। ठीक है, जब Br को हम इसका जो ऑक्सीकरण होता है तो क्या क्या होता है इसमें ऑक्सीकरण में। ठीक है, तो हमारा इसमें Br2 बनेगा और ये हमारा 2E बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, E बराबर -1 ये हमारा -1.09B। ठीक है, यही हमारा ऐसा ये है, हमारा ये है अपचायक। ठीक है, तो हमारा अपचायक में क्या है, ये हमारा है Fe3+2E। ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा Fe3। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या करेंगे, जब हम इसको करेंगे बैलेंस तो यहाँ लगा देंगे 2, तो हमारा यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी प्लस में।
तो प्लस में हमारी इसकी वैल्यू आएगी 0.77 बी। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा ये वाला समीकरण आ जाएगा। आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो हमारा है नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, क्या कारण है कि गलित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को विद्युत अपघटन कराने पर, ठीक है, हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त होती है, ऐसा क्यों? वैसा हमारा क्या होता है, इसकी जो क्षमता होती है या इसके गुण होते हैं, ठीक है, हमारे किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन पर ये हमारा है, क्या कारण है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को विद्युत अपघटन कराने पर हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त होती है। हमारी हाइड्रोजन की वैल्यू होती है हमेशा वैसे पॉजिटिव में होती है, लेकिन ये एनोड पर मुक्त होती है, ऐसा क्यों? आपको ये समझना है इसमें। ठीक है, तो हमारा ये दे रखा है, गलित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन क्या है इसमें ऋणावेशित होता है। ठीक है, जब इसका सॉल्यूबल इसकी पोजीशन होती है तो इसकी जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन को जो इसका रूप होता है किस में उपस्थित होता है, ये आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, हमारा उसका समीकरण है, ये हमारा समीकरण ये है, ये हमारा कैल्शियम है, ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी सॉल्यूबल पोजीशन में है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा माइनस में होगा, यानी ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसी कारण विद्युत अपघटन कराने पर हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त होती है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक उदाहरण द्वारा अर्ध सेल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, हमें अर्ध सेल को समझना है। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अर्ध सेल ये है, किसी धातु इलेक्ट्रोड को किसी विद्युत अपघटन के विलयन में रखा जाता है तो धातु इलेक्ट्रोड तथा धातु के आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, साम्य की इस युक्ति को अर्ध सेल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें बिलियन में, ये हमारा बिलियन है। ठीक है, बिलियन में, ठीक है, इसको रखा जाता है विद्युत अपघटन बिलियन, किसी धातु इलेक्ट्रोड को, इसके धातु इलेक्ट्रोड को, ठीक है, इस विद्युत अपघटन बिलियन में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, धातु एवं किसके मध्य, उसके आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इस युक्ति को कहते हैं हम अर्ध सेल। ठीक है, ये हमारा इसका उदाहरण है। उदाहरण क्या है, जब जिंक सल्फेट की छड़ को, ठीक है, क्या करते हैं, सल्फेट विलयन या धातु इलेक्ट्रोड आयन विलयन में जाने का प्रयास करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब जिंक सल्फेट की जो उसकी छड़ है जब उसमें विलयन में रखते हैं तो धातु क्या करती है, उसके विलयन में जाने का प्रयास करती है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, और ये हमारी क्या है, ये उसका रासायनिक समीकरण है, ये हमारा है जो Zn है। ठीक है, ये जिंक है, तो ये इसका क्या है, तो ये हमारा इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ये हमारा सूत्र है, और ये हमारा अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है हमारा, मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश में। ठीक है, इस जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करो और निम्नलिखित समीकरण का उदाहरण लिखो या उदाहरण दीजिए। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के मोलर विलयन में डाला जाता है या रखा जाता है तो 25 क्या है हमारा, सबसे पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ठीक है, ये हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, क्या करते हैं हम, जब किसी धातु को, ठीक है, किसी धातु को किसी लवण के, हमारा लवण का ही विलयन है, कि मोलर विलयन में डाला जाता है तो, ठीक है, तो क्या होता है, विलयन में धातु एवं धातु के आयनों के मध्य जो एक विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और हम इसको किससे दर्शाते हैं, इसको हम दर्शाते हैं E0 से। ठीक है, और इसका मात्रक वोल्ट होता है। ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारा M है, M S में है यहाँ पे, तो ये हमारा इसका ऑक्सीकरण होगा, तो क्या क्या बनेगा इसमें, Mn में AQ आ जाएगा और प्लस Ne माइनस आ जाएगा, तो हमारा ये है ऑक्सीकरण। जब हम इसका अपचयन है तो ये हमारा इसका उल्टा कर दो, ये हमारा Mn प्लस में और AQ है और ये प्लस Ne माइनस में, तो हमारा क्या आ जाएगा, MS, ये हो जाएगा हमारा अपचयन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से समझें और इसको अच्छे से तैयार करें।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये है, सबसे पहले ये समझ लें पहले आप, धातु के लवण के विलयन को सांद्रता तथा ताप के साथ परिवर्तन व्यक्त करती है, नैनसेट समीकरण कहलाती है। मान लो कोई धातु है, ठीक है, उसके जो लवण का विलयन है, ठीक है, उसकी सांद्रता और ताप के साथ जो परिवर्तन होता है, मान लीजिए कोई धातु है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसकी सांद्रता और ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नैनसेट समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसको आप समझें, ये हमारा है ई, ठीक है, ये हमारा ई है, तो ई हमारा एम एन प्लस में और बटे एम है, ठीक है, तो और हमारा ई नॉट हमारा क्या है, एम एन प्लस में और बटे एम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस 0.0591 बटे एन लॉग 10, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 1 बटे एम माइनस एन, वो एम एन प्लस लगा देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा जो सादा ई है, ठीक है, जो और उसमें ई नॉट नहीं लगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, और जो ई नॉट है वो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, और उसका मात्रा क्या होता है आपको हम बता ही चुके हैं, ठीक है, तो हमारा तथा एम एन ये हमारा प्लस में है और ए क्यू, तो क्या होता है, धातु के आयनों की मोलर सांद्रता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो थैंक यू फॉर हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को, और इतना आप प्यार बनाए रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।